नमस्कार बच्चों, कल PCSJ का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। सबको शुभकामनाएं। इस एग्ज़ाम को हल करने से पहले आपको क्या करना है उसकी एक टिप्स छोटा सा हम आपको दे देते हैं कि आप हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, एक बार नहीं, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और 2 बार पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चन में एक जिस्ट सर्च करें कि क्वेश्चन का जिस्ट क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है वो, और उसको रेड पेन से या मोटे पेन से अंडरलाइन कर दें उस जिस्ट को। यानी कभी कभी वो पूछता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, नन इज़ नॉट इंक्लूडेड, या कभी कभी पूछता है विच वन इज इंक्लूडेड। यानी कि कभी निगेटिव पूछता है, कभी पॉजिटिव पूछता है। इसलिए क्वेश्चन को समझने के बाद और उसका जो जिस्ट है क्वेश्चन में उसको टिक करने के बाद तब आप नीचे उसके ऑप्शन पढ़ें, और ऑप्शन को कभी भी एक बार पढ़कर साइन ना करें, उसको टिक ना करें। यानी 2 बार पढ़कर क्वेश्चन को भी 2 बार पढ़ें और ऑप्शन को भी 2 बार पढ़ें, उसके बाद टिक करें। चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को सेट कर लें जिनका आप आंसर में डेफिनेट है कि इसका आंसर यही है। सबसे पहले उसको करें। फिर 10% क्वेश्चन आप वो छोड़ दें जिसमें आप चांस ले सकते हैं, और प्री में चांस, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो प्री में चांस इजीली लिए जा सकते हैं। लेकिन चांस लेने से पहले आप उस क्वेश्चन को फिर 3 बार कम से कम पढ़ें, और उसके जो सराउंडिंग्स सर्कमस्टांसेस हैं उस चैप्टर में चले जाए। सपोज वो CRPC का कोई चैप्टर है और CRPC के चैप्टर में पूछता है कि मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में डिस्चार्ज करता है। आपको वो सेक्शन एग्जैक्ट याद नहीं है सपोज, तो आप देखें कि कहाँ से शुरू होता है मजिस्ट्रेट ट्रायल। 238 से शुरू होता है, 239 उसके बाद एक व्यवस्था है, 240 है, 241 में एविडेंस लिखते हैं। वहाँ पर आप शुरुआत करें कि फिर इसमें से कौन सा आंसर जो है हम टिक कर सकते हैं कि जहाँ वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। सपोज वो पूछता है कि सेशन जज कब डिस्चार्ज कर सकते हैं। उन्होंने सेक्शन दिया, ऑप्शन दी गई है कि सेक्शन 227 है, 228 है, 229 है, 230 है। अगर आपको एग्जैक्ट 227 याद नहीं आ रहा है तब आप शुरुआत करें कि सेशन ट्रायल कहाँ से शुरू होता है। 225 से शुरू होता है, उसका पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। तो वहाँ आप टिक कर सकते हैं कि 228 में चार्ज बनता है, 227 में फिर डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि डिस्चार्ज का सेक्शन पहले आता है और चार्ज बनने का सेक्शन बाद में आता है। तो इस तरह की प्रक्रिया भी आप उन 10% में अपना सकते हैं। उसके बाद फिर रिमेनिंग 5% या 6% में जहां आप गैस भी नहीं लगा पा रहे हैं ठीक से और चैप्टर में भी एंटर नहीं कर पा रहे हैं जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा गया है, तब इसमें आप जो सराउंडिंग्स पार्ट हो सकते हैं, दोबारा हम सराउंडिंग्स पार्ट्स को इसलिए यूज कर रहे हैं कि फिर आपको कई चैप्टर जो है अपने मन में एनालिसिस करने होंगे। जैसे सपोज वो पूछता है CRPC में कि निम्न में से कौन सा सेक्शन अपीलेबल नहीं है, यानी कि अपील से रिलेटेड नहीं है। अब वो शुरुआत करता है, सेक्शन 86 देता है, सेक्शन 341 देता है, 351 देता है, और उसके बाद 373 देता है, और एक देता है लास्ट में जो अपीलेबल नहीं है, यानी कि सेक्शन 451 सपोज 451। और आप इसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें रियली कौन सा आंसर सही है, कौन सा अपीलेबल नहीं है, तब आप फिर शुरुआत करें जहां 86 आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या व्यवस्था देता है। आप जानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी डिस्चार्ज नहीं की, रिलीज नहीं की, तब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर सेक्शन 86 में अपीलेबल है। आप जानते हैं कि जहां सेक्शन 340 में
कार्रवाई शुरू करने का ऑर्डर किया हो या एप्लीकेशन खारिज कर दी हो, तब 341 में अपील होती है। और जहाँ इस पूरे चैप्टर में सज़ा कर दी गई हो 344 में, 345 में या 346, 7 तो नहीं, 348, 349, 350, इनमें अगर सज़ा कर दी गई हो तब अपील होती है 351 में। और उसके बाद अपील का जो चैप्टर शुरू होता है 372 से, वहाँ पर 373 मिलेगा। लेकिन 451 अब अपीलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिलीज होता है प्रॉपर्टी का। तब फिर आप जो है CRPC के कई सारे चैप्टर को अपने मन में जो है रिवाइज करें, और अपने मन में रिवाइज करने के बाद उसका आंसर गैस करें। तो गैस कर सकते हैं, लेकिन गैस 5% से ज़्यादा मत जाइएगा। अब आपको हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो कल आपके पेपर में आ सकते हैं। चूँकि समय कम है इसलिए कम ही बताएंगे, करीब 20-25 क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप जल्दी जल्दी से नोट करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो कि पहले से मतलब जो हम बता रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन कोई सा हो सकता है कि किस केस में माना गया कि अमेंडमेंट भी लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी लॉ की कैटेगरी में आता है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 13 के अनुसार पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। इसलिए लॉ वर्ड अगर कोई आता है तो वो ऐसा होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट को वायलेट न करे। अब ये केस का आप निशान लगाएंगे गोलकनाथ केस। पहली बार गोलकनाथ केस में कहा कि अमेंडमेंट भी लॉ है, यानी कि अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है तब वो भी ऐसा होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोलकनाथ के केस की वजह से कौन सा अमेंडमेंट हुआ। इसका आंसर है अमेंडमेंट नंबर 24। इससे दो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए। एक आर्टिकल 13(3) रखा गया और एक आर्टिकल 368 में रखा गया 3, और 13 में 4 रखा गया कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब पूछ सकते हैं कि अमेंडमेंट नंबर 24 किस केस में चैलेंज हुआ। इसका नाम है केशवानंद भारती। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट केस किसको कहते हैं। इसका नाम भी केशवानंद भारती। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेसिक फीचर का कंसेप्ट कहाँ से आया। इसका नाम भी केशवानंद भारती। केशवानंद भारती से कई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ, कब से लागू हुआ। वो 1951 है। इससे क्या क्या चेंज हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। इससे पहली बार आर्टिकल 15 चेंज हुआ, जिसमें OBC कैटेगरी के लिए कुछ व्यवस्थाएं रखी गई 15(3). इसी से आर्टिकल 19 सेकंड में इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के आधार पर एक ग्राउंड रखी गई रेस्ट्रिक्शन करने वाली। 19 आर्टिकल 19 का पार्ट 2 जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, तो ये अमेंडमेंट हुआ इसी से। इसी अमेंडमेंट से आर्टिकल 31A, B और C आए। इसी अमेंडमेंट से शेड्यूल नंबर 9 भी आई। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल शेड्यूल्स कितनी थी। इसका आंसर है 8 शेड्यूल थी। और 9th शेड्यूल कब आई, आर्टिकल 31B से आई, अमेंडमेंट नंबर 1 से आई। इसके बाद पूछ सकते हैं कि शेड्यूल नंबर 10 किस अमेंडमेंट से आई। ये अमेंडमेंट नंबर 52 से आई। शेड्यूल नंबर 10 अमेंडमेंट नंबर 52 से आई। इसमें क्या सब्जेक्ट है, पूछ सकते हैं सब्जेक्ट क्या है इसका। सब्जेक्ट है इसका एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बाद पूछ सकते हैं कि शेड्यूल नंबर 11 किस अमेंडमेंट से आई। ये 73 से। इसका सब्जेक्ट है रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसके बाद 74 अमेंडमेंट से आई शेड्यूल नंबर 12। अब शेड्यूल नंबर 12 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है।
पहले जो है केवल 8 शेड्यूल्ड थी। इन सभी शेड्यूल्स के सब्जेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं। और शेड्यूल नंबर 7 जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, जहाँ पार्लियामेंट और स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का कोई टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए जब समय मिले, अगर 2 मिनट 5 मिनट, तो उनके टॉपिक्स आप छांट लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर कौन कौन सी गवर्नमेंट कानून बना सकती है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ही शेड्यूल नंबर 2 में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का नाम नहीं है, आप देखेंगे कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम नहीं है। ऐसे ही शेड्यूल 3 में किसके नहीं है, शेड्यूल 3 में भी इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के नाम नहीं है। शेड्यूल्ड फर्स्ट में शुरू में कितने स्टेट थे, कितने स्टेट शामिल थे, बाद में कितने हो गए हैं, उस पर कोई मतलब शेड्यूल जितने भी हैं उसके सब्जेक्ट आप रिवाइज करें। ऐसे ही लैंग्वेज कितनी थी पहले, अब कितनी है, किस अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज आई है, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें से भी कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। लेटेस्ट में जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है उसमें शुरुआत करें हम 61, ये लेटेस्ट तो नहीं है, मिडिल का है 61। इससे अमेंड हुआ आर्टिकल 326। क्या है 326? इलेक्शन से संबंधित है, एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या हुआ था इसमें, 21 से 18 एज रखी गई थी वोट डालने के लिए राजीव गांधी के पीरियड में। उसके बाद इम्पोर्टेंट है एक आर्टिकल 77, 81 और 86, जिससे 86 से राइट टू एजुकेशन आया, और 88, 77 और 81, ये तीनों आर्टिकल, ये तीनों अमेंडमेंट आर्टिकल 16 के लिए अप्लाई करते हैं। और एक फिर 93, जिससे परसेंटेज इलेक्शन में किसका, मिनिस्टर्स का 15% आया, जो दिल्ली के लिए 10% है, ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ शामिल हुई फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 19 फर्स्ट सी में। ये किससे आया, 97 से आया। 98 से क्या आया, 98 से आया मद्रास और मैसूर कॉरिडोर, और 99 से एनजेईसी आया। एनजेईसी पूछ सकते हैं किस केस में ये सेटिसाइड हुआ। ये भी पूछ सकते हैं कि डिसेंडिंग ओपिनियन किस जज की थी, तो आप बता सकते हैं कि जस्टिस चेलामेश्वर की डिसेंडिंग ओपिनियन थी 4 के बजाय। इसी तरह से पूछ सकते हैं कि 100 अमेंडमेंट किसके लिए था। 100 था बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके डिस्प्यूट के हल करने के लिए, और 101 जीएसटी के लिए, और लेटेस्ट 105 तक के अमेंडमेंट हुए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे तो बहुत क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ आपसे केस लॉ भी पूछ सकते हैं कि कौन सा केस लॉ किस पर निर्भर है। जैसे कि मुंबई वाला जो केस लॉ है, जहां गवर्नमेंट गिरी थी आर्टिकल 356 में, जो सेकुलरिज्म पर आधारित है। ऐसे रणधीर सिंह वाला केस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पूछ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके सब्जेक्ट क्या है, इसको भी आप तैयार करेंगे। और आजकल चूँकि कॉलेजियम सिस्टम बहुत चर्चा में है, तो पूछ सकते हैं ये कि कब से आया कॉलेजियम सिस्टम, किस केस से पहली बार आया अस्तित्व में। तो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, इसका नाम है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब पहली बार जो है कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और एनजेई से आते आते फिर दोबारा वही केस, एनजेईसी को जो चैलेंज किया था इसी एसोसिएशन ने चैलेंज किया था, यहाँ तक आप इसको बता सकते हैं। इस पर आपके एग्ज़ाम में, अब तो नहीं, मेंस में कोई छोटा ऐसे भी आ सकता है कॉलेजियम सिस्टम पर। आप जानते हैं कि संविधान में इसका कोई अस्तित्व नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको ईजाद किया है।
इसलिए आजकल कंट्रोवर्सी में है। इस पर कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई क्वेश्चन प्री में, मेंस में या ऐसे के रूप में मेंस उसमें आ सकता है। बस आज इस वीडियो में इतनी चर्चा है। अब दूसरे वीडियो में हम CRPC के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद CPC के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे।